हेलो स्टूडेंट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। कल जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी फीलिंग होती है जो अपने देश को एकजुट रखने की फीलिंग होती है, अपने देश के लोगों का भला करने की फीलिंग होती है। और ये समय की ज़रूरत भी थी क्योंकि उस टाइम यूरोप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा पड़ा था और जर्मन लोग ये चाहते थे, खासकर जो पढ़े लिखे जर्मन या दूसरे यूरोपियन लिटरेट पर्सनैलिटी थी उस टाइम, लेखक थे, थिंकर्स थे, कि जो छोटे छोटे राजवंश हैं ये ख़त्म हो, क्योंकि इन राजवंशों की तरह से की वजह से देश विकास नहीं कर पा रहा और हर देश एक राष्ट्र राज्य बने और राष्ट्र राज्य बनकर देश की उन्नति हो, ऐसा हो जो लोगों के सपनों को पूरा कर सके, लोगों को फ्रीडम दे सके। तो चित्र आपने फर्स्ट में पेज पे देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसमें क्या है, जो यूरोपियन देशों के बहुत सारे लोग जो है वो साइन ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका का की लिबर्टी का प्रतीक है, उसके सामने से जा रहे हैं और एक हाथों में अपने अपने देश के झंडे उठाए हुए हैं। ऊपर ईसा मसीह जो हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब जो है चर्च की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भगवान है ईसा मसीह हैं वो हमारे साथ हैं। ये जो चित्र है वो एक फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रेडरिक सॉर्यू, उन्होंने बनाया था 1948 में। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी इन्होंने और उनके जो शब्दों में ये एक संसार रचा था जहाँ डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हों और ऐसे रिपब्लिक्स हों, ऐसे गणतंत्र देश हों जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता से रह सके, निरंकुश जो शासन है वो ध्वस्त हो सके। ये एक यूटोपिया थी, कल्पना थी, जिसमें जो अलग अलग राष्ट्रों के लोग थे और अलग अलग पोशाकों में थे, लेकिन स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ एक जुलूस के रूप में जा रहे थे। सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग थे, क्योंकि उस टाइम अमेरिका और स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी आ चुकी थी और आपको पता है जो अमेरिका है उसमें तो 1787 में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका था। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता था, प्रतिमा के पास झंडा लेकर वो भी खड़े हैं। इस जो पेज पे नया शब्द है वो एब्सोल्यूटिज्म है। एब्सोल्यूटिज्म या निरंकुशवाद का अर्थ है एक ऐसी सरकार जिस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं होता। जैसे वर्तमान में आप सरकारें देखते हो तो उन पर बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का, जनतंत्र का दबाव होता है, लेकिन जो राजा थे उन पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं था। वो अपने ही असूलों कानून बनाते थे, उन्हीं पे चलते थे, जब चाहे उन कानूनों को तोड़ भी देते थे। इस तरह की सरकार जो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती है और जिसकी शक्ति ना पॉलिटिकल होती है बल्कि मिलिट्री होती है, तो ऐसी सरकार को हम निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक, ऐसा समाज जो कल्पना में ही संभव है, धरती जमीन पे जिसको उतारा नहीं जा सकता, उसे यूटोपिया कहा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये यूटोपिया भी सही साबित हो सकता है, जैसे इस जो कलाकार है सॉर्यू ने एक यूटोपियन पिक्चर बनाई, लेकिन बाद में ये सही साबित हुई। फ्रांस के पीछे जो है जर्मन लोग हैं। जर्मन लोगों का झंडा जो है काला, लाल और सुनहरा है, ये आप याद कर लेना सभी। यह दिलचस्प है कि जिस सॉर्यू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। इसका मतलब यह है उस टाइम तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था और ये कल्पना थी, और बाद में जर्मनी का एकीकरण आपको बड़ा जोर शोर से हुआ और ये एक सेकेंड वर्ल्ड वार तक तो एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 1948 में सिर्फ ये उम्मीद थी जो उदारवादी थे उनको, कि एक जर्मन बोलने वाले लोगों का एक अपना देश हो, जिसमें एक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठित हो। मतलब ये छोटे छोटे राज्यों में जो बिखरा पड़ा है जर्मनी, वो ना हो, एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हो, क्योंकि शक्तिशाली सरकार की स्थापना उस समय की डिमांड थी और तभी वो विश्व में अपनी पावर बढ़ा सकते थे। जर्मन लोगों के पास ऑस्ट्रियन और 2 सिसिली जो था वो आप इटली को मानो, और उसमें 2 वंश थे, लंबार्डी और
लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। लेकिन 1848 तक तो आते आते इंग्लैंड में भी राजतंत्र की काफ़ी सारी शक्तियां ख़त्म हो चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बन गई थी। और ऊपर जो है इसमें जो ईसा मसीह और फरिश्ते थे जो नज़रें जमाए हुए थे। और ये सारे जो चित्रकार है वो राष्ट्रों में भाईचारे की उम्मीद को बढ़ाते हैं। अब ये अनस्टर्ट रेनन है, अनरेस्ट रेनन, उसने राष्ट्र को क्या माना। देखो, राष्ट्र की मैंने कल भी आपको बताया था, दो तरह की विचारधाराएं थी जिनका जिस तरह की जिसको जिस तरह की परिभाषा ठीक लगी सबने उस टाइम वैसे ही अपनाई, क्योंकि उस टाइम जो है ट्रांजिशन का काल था, उथल पुथल मची हुई थी संसार में। एक तो उपनिवेशवाद को पाने की होड़ थी, दूसरा राज्यों को संगठित करने की होड़ थी। हर राज्य युद्धों में उलझा पड़ा था, तो इसलिए नेशन की परिभाषा भी दो तरह से ली गई। एक नेशन जो है नैरो माइंड, जिसमें कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, उन्हीं लोगों का एक देश हो तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी तरफ जो है अर्नेस्ट रेनन कहते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की विचारधारा बिल्कुल गलत है। ये अगर मान लो जर्मनी में अगर ईसाई हैं तो क्या जू नहीं रह सकते वहाँ, या भारत में हिंदू है तो क्या वहाँ मुसलमान या बौद्ध नहीं रह सकते। तो ये विचारधारा कॉमन रिलीजन और कॉमन लैंग्वेज की जो परिभाषा है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र का गठन किया जाता है, तो वो राष्ट्र लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहता, वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। क्योंकि वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का युग है और इस ग्लोबलाइजेशन में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एक ही भाषा या एक ही धर्म से बना हो। तो अर्नेस्ट रेनन जो 1882 में सोबोर्न विश्वविद्यालय में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, और वो लेक्चर भी छपा था, क्वेस्टस क्यू यून नेशन, ये फ्रांसीसी भाषा है, ऐसी बोली जाती है, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में उन्होंने कहा था कि राष्ट्र कोई समान भाषा, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस और कॉमन रिलीजन या एक ही जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस से नहीं बनता। ये गलत धारणा है कि सिर्फ एक ही भाषा के लोग, एक ही नस्ल के लोग एक देश में हो तो वो देश अच्छी तरीके से तरक्की कर सकता है और एक राष्ट्र बन सकता है। नहीं, राष्ट्र तो त्याग और तपस्या से बनता है, लोगों की निष्ठा और त्याग से बनता है। जो महान हमारे वीर हैं, पुरुष हैं, उनके गौरव से बनता है। और हमें उस हिस्ट्री पर समान रूप से गर्व होना चाहिए। वर्तमान में हमारा एक गोल होने चाहिए, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम स्थापित करें तो हमारी कुछ निश्चित गोल होने चाहिए। गोल मैंने हमारे उद्देश्य होने चाहिए कि हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, डेवलप बनाना है। जैसे जर्मन लोग हैं कि अपने देश को टेक्निकल रूप से मजबूत बनाना है। तो जो राष्ट्र का निर्माण जो होता है वो साझी इच्छा से होता है, मजबूत संकल्पों से होता है, महान काम करने से होता है, ना कि जाति और धर्मों से बनता है। अगर वो जाति और धर्मों के लोग भी आपस में, एक ही जाति के भी लोग आपस में लड़ सकते हैं ना, तो फिर वो कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र का निर्माण होगा कुछ साझी आकांक्षाओं से, महान कार्यों से, त्याग से, निष्ठा से। जाति और धर्म कभी भी किसी चीज का बनने का कारण नहीं बन सकते। फिर उन्होंने एक शब्द लिया है, उनका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से था। अब जनमत संग्रह का मतलब होता है इंग्लिश में रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है कि आप किसी विचार पर, किसी इश्यू पर, किसी मुद्दे पर आप अपना विचार रखते हो, यस या नो कहते हो। यस या नो मतलब जनता का मत। किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर जब जनता अपना विचार रखती है तो उसे जनमत संग्रह कहते हैं। कि जैसे अभी लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना है, अगर इस पर जनमत संग्रह करवा जाए तो वो क्या होगा, वो रेफरेंडम होगा, और उसी के अनुसार किसी भी देश के कानून बनते हैं। अब रेफरेंडम को ये क्या करता है कि जो राष्ट्र राज्य अभी बिखरे पड़े हैं, तो जनता में ये रेफरेंडम होना चाहिए कि क्या वो, उनकी इच्छा है कि हमारा देश एक बने, क्या हम, उनकी इच्छा है कि
जैसे उस टाइम हमारे देश जैसे लोग गुलाम थे, तो अनरेस्ट रेनन ने कहा था कि उन लोगों का जनमत संग्रह करवा जाए कि क्या वो गुलाम रहना चाहते हैं या नहीं। इस तरह से ही तो सारे विश्व में स्वतंत्रता होगी, कानून बनेंगे और जो लोग हैं वो अपने जीवन के मालिक भी बनेंगे। ये जनमत संग्रह है जो अनरेस्ट रेनन ने विचार दिए थे। पूछा जा सकते हैं कि ये छोटे क्वेश्चंस में ग्रोसरी वर्ड बहुत ध्यान से करने चाहिए, बोर्ड में ये अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल जो हैं। जो काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने की थी 19वीं शताब्दी में, राष्ट्रवाद को एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जो पूरी राजनीति को बदल देता है और मानसिक जगत में भी बहुत सारे भावी परिवर्तन लेकर आया था। इन परिवर्तनों से यूरोप में जो बहुत सारे राजा राज करते थे, बहुराष्ट्रीय वंश थे और जितने भी साम्राज्य थे, एक राज्य ने दूसरे राज्य पर कब्जा किए हुए थे, वो उसमें नई नई जो विचार थे वो विकसित हुए और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसमें एक ही सरकार हो, केंद्र में सिर्फ एक ही प्रभु सत्ता शक्ति हो, सेंटर गवर्नमेंट हो, जिसमें भिन्न भिन्न जो राजवंश हैं वो शासन ना करें बल्कि एक ही केंद्रीय शक्ति हो। और एक शब्द है प्रभुसत्ता, जिसका मतलब सोवरेनिटी। और सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने मामलों में क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है और दूसरे देशों को उसके मामलों में या उसके जो नागरिक हैं उनके मामलों में इंटरफेयर करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस तरह से लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद की भावना से भरे हुए थे। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। कोई भी राष्ट्र जो है इतिहास से प्रेरणा लेता है। जैसे हमारे देश का जो इतिहास है वो वीर शिवाजी या मराठे, राणा प्रताप, नेशनल मूवमेंट, उन पर हम गर्व करते हैं। तो इस तरह से दूसरे देशों का भी एक साझा इतिहास होता है और वो साझा इतिहास भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना लेकर आता है। और इस तरह से 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो छोटे छोटे राज्य थे उनको ध्वस्त करके कुछ ऐसे लीडर प्राप्त हुए बने जिन्होंने यूरोप में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की। अनरेस्ट रेनन को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो अगला है आपका वो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब इसके बारे में हम थोड़ी पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद आया। ये कहा जाता है कि फ्रांस के लोगों ने कभी फ्रांस से प्यार नहीं किया जब तक उनके पास स्वतंत्रताएं नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, एक व्यक्ति की होती है डिग्निटी, आत्मसम्मान। जब तक व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि इस देश में मेरा कुछ सम्मान है, मेरे को भी महत्व दिया जा रहा है, मेरी भी कहीं पार्टिसिपेशन है, पूछताछ है, मेरे भी बारे में लोग सोचते हैं, मुझे भी महत्व दिया जा रहा है, तब तक जो लोग हैं वो एक राष्ट्र को अपना राष्ट्र नहीं मानते और राष्ट्र को अपना ना प्यार करते हैं ना उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जब तक उनकी डिग्निटी बहाल नहीं होती, उसको डिग्निटी नहीं दी जाती देश के कानून के तहत कि आपको बराबर के अधिकार हैं, आपको समानता का अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तब तक वो अपने आप को एक राष्ट्र का भाग नहीं मानते। और फ्रांसीसी लोगों के साथ भी यही हो रहा था। फ्रांस में लुईस राजाओं का शासन था। लुईस जो थे वो राज करते थे, लुईस वंश का राजा शासन था। लुईस 14वां अपने आप को एक निरंकुश तानाशाह मानता था और बहुत शक्तिशाली शासक था और वो कहता था कि मैं इस धरती पर भगवान का पैगंबर हूँ। उसके बाद लुईस जो है 16वां, जब ये क्रांति हुई 1789 की, लुईस 16वां वहाँ शासन करता था। लुईस 16वें की उम्र बहुत कम थी। रानी अंतोनियो जो शायद रूसी मूल की थी, उसको फ्रांसीसी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो शायद वो किसी और वंश की थी, रूसी नहीं थी। तो इस वजह से, और जो लुईस 16वां था उसकी समय में जो फ्रांसीसी समाज था वो बहुत ज़्यादा दुखी था, भूखमरी चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे में जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत बुरा था। 3 स्टेट मानी गई थी
फ्रांस में 3 तरह के लोग थे। एक कुलीन वर्ग के लोग थे जो नोबल बोलते थे, जिन्हें जो राजा राज का परिवार था। उसके नीचे मिडिल वर्ग के लोग थे जो प्रोफेशनल थे, व्यापारी वगैरह थे। और उसके नीचे पीजेंट या किसान थे, छोटे मोटे। सबसे ज़्यादा टैक्स का भार थर्ड स्टेट पे था। इन्हें थर्ड स्टेट बोलते थे, फर्स्ट ये सेकंड। लेकिन 1989 तक आते आते इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इस क्रांति में बहुत सारे जो थिंकर हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि किताबें और साहित्य जो है वो समाज की परिस्थितियों से ही निकलते हैं। तो समाज उस टाइम बहुत दुखी था, तो हर कोई थिंकर यही बता रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे बदला जा सकता है। तो फ्रांस में फिर लोगों ने क्या कर दिया, 1789 में क्रांति की। क्रांति के बाद वहाँ डेमोक्रेसी तो पूरी तरह से नहीं आई, फिर भी लंबे समय तक दूसरे वंशों का शासन रहा। लेकिन एक संसार को एक मैसेज जा चुका था कि ये निरंकुश शासकों का टाइम खत्म हो चुका है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, और वो था लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें प्रभु सत्ता जो है किसके पास आई, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को हस्तांतरित हो गई। अब ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वैसे तो ये 9th का पार्ट था, फिर भी मैं समझा देती हूँ आपको। जब क्रांति हुई तो वहाँ एक जनरल असेंबली हुआ करती थी लोगों की, चुने हुए लोगों की, और उसका सेशन बुलाए बहुत साल हो गई थी। अब ये जनरल असेंबली बुलाई गई, और इस जनरल असेंबली में जिन्होंने क्रांति करी वो तो थे ही नहीं। बड़े बड़े नोबल जो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल थे वो शासक बन गए, और वो उन्होंने ही संविधान को बनाया, जिसमें अभी भी जो पीजेंट थे जिन्होंने घोषणा की क्रांति की और क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनको वोट वगैरह का अधिकार नहीं दिया गया। जितने भी अधिकार दिए गए, कुछ ही लोगों को अधिकार दिए गए। तो ये पूरी तरह से स्वतंत्रता लेकर नहीं आई थी ये क्रांति। फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह में, मैंने बताया ना, कुछ नोबल्स में ये हस्तांतरित होगी, पूरी जनता में नहीं। क्रांति के ने घोषणा की कि अब लोगों के दोबारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नीति खुद तय करेंगे, मतलब खुद अपना भाग्य बनाएंगे। कैसे कानून होंगे, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, ये लोग तय करेंगे। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों की एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो। इसे पितृभूमि कहा गया। कई लोग इसको मातृभूमि भी कहते हैं, जैसे हम अपने देश की भूमि को मातृभूमि कहते हैं। और इस तरह से एक ऐसी यूनाइटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया जिसमें एक संविधान हो और सबको समान अधिकार प्राप्त हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, राइट्स हो। अतः एक नया झंडा, फ्रांसीसी झंडा ट्रिकलर को चुना गया। जैसे हमारे देश में हमने अपने झंडे को 22 जुलाई को चुना गया था। ये एक प्रतीक होता है, एक राष्ट्र का प्रतीक होता है। जैसे हमारे देश में राज्यों के झंडे नहीं होते, बनाना चाहे तो कोई रोकथाम भी नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्र ध्वज होना, ये एक राष्ट्र का प्रतीक होता है। ये एक होने का प्रतीक होता है कि अब इस देश में सिर्फ एक ही झंडा है तो एक ही पावर है, एक ही प्रतीक है तो सिर्फ एक ही देश है, दूसरी कोई पावर का अस्तित्व नहीं है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय लोगों ने, अब स्टेट जनरल मैंने बताई थी एक जनरल असेंबली जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, वैसे ही स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। सक्रिय नागरिक जो एक्टिव पार्टिसिपेशन, देखो अभी भी सभी नागरिकों को अधिकार नहीं मिले हैं, सिर्फ सक्रिय नागरिक। अब किसको माना इन्होंने सक्रिय नागरिक ये नहीं पता। उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। मैंने बताया ना, वहाँ स्टेट जनरल हुआ करती थी, लोगों की चुनी हुई कुछ जो राजा के नीचे एक जनरल असेंबली की तरह, जैसे लोकसभा की तरह काम करती हो। लेकिन 300 सालों से उसका कोई वो बुलाया नहीं गया था अधिवेशन। अब ये नेशनल असेंबली चुनी गई लोगों में से।
वो पहले वाली जो स्टेट जनरल थी वो भंग कर दी गई। नई स्तुतियाँ रची गई, कस्में खाई गई, शहीदों के गुणगान किए गए। अब भावनाएं बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ भी जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे तो 1857 की क्रांति में जो शहीद हो रहे थे उनकी जागान कर रहे थे, हर हर महादेव गा रहे थे, ठीक है, राम राज्य की दुहाई की बात कर रहे थे। तो इस तरह से जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो हम अपने इतिहास के जो बड़े बड़े नेता या शहीद होते हैं उनका नाम लेते हैं, और सब राष्ट्र के नाम पर ही हुआ, और हम एक राष्ट्र बनाएंगे, एक फ्रांस बनाएंगे, ये सब उसके नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक निर्यात आयात और के शुल्क समाप्त कर दिए गए। देखो मैं क्या बताती हूँ आपको ये चीज़ क्या थी। जैसे फ्रांस हो गया ये एक देश, और इसमें यहाँ लुई 16वां राज कर रहा है, यहाँ कोई और कर रहा है, यहाँ कोई और शासक कर रहा है। यहाँ से जो व्यापारी चलेगा ये भी टैक्स लेगा, अगला जो राज्य वो भी टैक्स लेगा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वस्तु बहुत महंगी हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये सारे जो जब राष्ट्र एक हो जाता है तो क्या हो जाता है, सारे जो शुल्क हैं समाप्त हो जाते हैं, और एक राष्ट्र में सिर्फ एक ही टैक्स लगना शुरू होता है वस्तुओं पर, और उससे क्या होता है, व्यापारियों को और जनता को बहुत बड़ा फायदा होता है। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में लेकर जाने लगी। मतलब ये है कि फ्रांसीसी सेनाएं जहां गई राष्ट्रवाद वहां लेकर गई, और वहां के जो लोग हैं वो भी प्रभावित हुए कि इस तरह से हमारे देश में जैसे फ्रांस अपने आप को एक बना रहा है, एक ही शक्ति के अंडर वो कंट्रोल में आ रहा है, तो हमारे देशों में भी राष्ट्रवाद आना चाहिए। अब नेपोलियन का उदय हुआ वहां। वैसे तो नेपोलियन एक निरंकुश तानाशाह था जो लेकिन इस आधार पर शासन कर रहा था कि वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक नेता है और लोगों के हित में काम करने के लिए आया है। वैसे उसने सुधार बहुत किए लेकिन वो भी एक निरंकुश तानाशाह ही बन गया था। नेपोलियन ये 1815 में इसकी डेथ हुई थी। फिर नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया है, नेपोलियन ने उसका गठन किया था, फ्रांस के बहुत सारे क्षेत्रों का विस्तार किया, बहुत सारी युद्ध बहुत लड़े थे नेपोलियन ने, और बहुत सारी दुनिया के यूरोपियन क्षेत्रों को जीत लिया था। बहुत शक्तिशाली रूलर था। उसके बाद जो है वहाँ अनेक सुधारों की शुरुआत हुई और नेपोलियन ने बड़े सुधार किए जिसमें फ्रांस में पहले ही आरंभ हो चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को तो नष्ट कर दिया। अब लोगों का शासन नहीं था वहाँ, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए काम बहुत किए। ये एक तरह के प्रतीक है फ्रांसीसी कैलेंडर का, ये देख लेना आप। फ्रांसीसियों के कैलेंडर बनाए थे और उसमें किस तरह की तिथि पत्र उसमें पचांग में क्या डाला था उन्होंने। ये एक जर्मन पचांग है। पत्रकार जो जर्मन पत्रकार था एंड्रियोस रेबमॉन, उन्होंने 1798 में इसको डिजाइन किया था। इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे, इसलिए मैं बहुत ही उसमें डिटेल से करवा रही हूँ। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी, बास्टिल की एक जेल थी जिसको क्रांतिकारियों ने तोड़ा था और हथियार लूटे गए थे और राजा ने जितने भी लोगों को बंदी बनाया था सबको आज़ाद कर दिया था। पर प्रतीक थी बास्टिल की जेल राजतंत्र को खत्म होने की। बास्टिल की जेल क्या थी, राजतंत्र में को खत्म होने की प्रतीक थी फ्रांस में। क्रांतिकारी भीड़ ने प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया। यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। देखो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत सारे लोग प्रभावित थे, तो जर्मन जो है वो भी ये चाहते थे कि हमारी भी एक भीड़ है आए और जो किला बना रखा है बास्टिल की जेल की तरह ही एक किला है कैसल का जिला जो निरंकुश तानाशाही का गढ़ था उसको तोड़ दें। और उन्होंने नारा दिया लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए।
रेमन एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का भी सदस्य था। जैकोबिन गुट के बारे में आप आगे पढ़ोगे। ये यूरोप का चित्र है। आप हिस्ट्री पढ़ो तो आप किसी भी देश की या किसी भी क्षेत्र की, तो आपको मैप जरूर पता होना चाहिए वर्ल्ड का, कि वहाँ मैप पे उस जगह की लोकेशन क्या है। फिर आपको पड़ोसी देशों की हिस्ट्री और वो सब जान जाएगी। ये रूसी साम्राज्य आपको पता है, जो रूस है वो पूरे यूरेशिया में तक फैला हुआ है। ये यूरोप दिखाया गया है, ये हिस्सा। और उस टाइम जो यूरोप था वो कैसे बटा हुआ था ये दिखाया गया है। ये बीच में ऑस्ट्री साम्राज्य था, ऑस्ट्री साम्राज्य। इसके अब बहुत सारे देश बन गए हैं, हंगरी, बुल्गारिया, आर्मेनिया। ये ओटोमन साम्राज्य है। और उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ये फ्रांस है, यहाँ क्रांति हुई थी। ये ब्रिटेन है जहाँ से अंग्रेज आए थे। ब्रिटेन के भी 4 हिस्से हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स ऑफ इंग्लैंड, इसीलिए इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये स्पेन है, स्पेनिश भी आए थे हमारे देश में। पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाली थे। और यहाँ आपकी इटली है, मोरक्को और इटली यहाँ आसपास है। और ये भी कई भागों में बटा हुआ था। सिल्सी राजतंत्र और बहुत सारे, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। वर्तमान को और उस जो इस मैप को आप कंपैरिजन करके देखें, दोनों में फर्क साफ नजर आएगा। अब जहाँ बहुत सारे देश दिख रहे हैं, फिर बड़े बड़े साम्राज्य ही दिखाई देंगे। अब जो नेपोलियन है उसने क्या किया, वैसे तो वो आपको पता है डेमोक्रेटिक के नाम पे आया था कि लोगों को अधिकार दूंगा, लेकिन वो तानाशाह बन गया था। मगर उसने प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत काम किया। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, पूरी व्यवस्था को बदला ताकि उसको कुशल बना सके। 1804 में एक नेपोलियन संहिता नाम से एक कानून बना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियन कोड, ये पूछा जाता अक्सर। और उसमें क्या किया, नेपोलियन कोड में क्या किया था, संहिता में, कानून में, उसमें जन्म के आधार पर जितने विशेषाधिकार थे, मान लो आप फर्स्ट स्टेट में पैदा हुए थे और आप कभी इस फ्रांस के वित्त मंत्री थे, और आपको पता है राजा का बेटा राजा, वित्त मंत्री का बेटा वित्त मंत्री, वो सब खत्म कर दिए। जन्म के आधार पर जितने विशेषाधिकार थे वो खत्म किए। उसके बाद उसने कानूनों के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, मतलब राइट टू इक्वालिटी दिया। जो आपके 3 शब्द थे फ्रांसीसी क्रांति के, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी मैंने स्वतंत्रता, इक्वालिटी मैंने समानता, और फ्रेटर्निटी मैंने भाईचारा। वो तीनों को इन्होंने कहा कि सबके बराबरी का अधिकार होगा, संपत्ति को सुरक्षित बनाया जाएगा, राजा जब चाहे संपत्ति को छीन नहीं सकता। और उसके बाद इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया। मतलब उस टाइम जितने भी फ्रांसीसी सेनाओं ने क्षेत्र जीते थे उनमें भी इसको लागू किया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती, जो लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े जमींदारों के पास जमीनें होती थी, उनको खत्म कर दिया और किसानों को भूदास्तव, उन्होंने जो गुलामी लैंडलॉर्ड्स की थी लंबे समय तक, उनसे मुक्ति दिलाई। शहरों में भी जो श्रेणी संघ थे, शहरों की जो ट्रेड यूनियंस थी, उन पे कंट्रोल लगा हुआ था कि वो हड़तालें नहीं कर सकती। राजा ने उनको ऐसे अधिकार नहीं दिए थे। तो जो नेपोलियन ने है, उन जो ट्रेड यूनियन थी वो सारे अधिकार, सारे नियंत्रण उनसे हटा ली, ताकि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो अपना व्यापार अपने ढंग से चला सके। यातायात और संचार की व्यवस्थाओं को सुधारा। किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान जो कानून है वो बहुत बढ़िया है, और हमारा
इससे हमें जो शुल्क है, जो बहुत जगह जगह शुल्क देने पड़ते थे, वो शुल्क अब हमें नहीं देना पड़ेगा। ये चित्र है जवेर बैकन ने बनाया था। जर्मनी में की स्वतंत्रता का पौधा रोप रहे हैं जर्मन जो लोग हैं वो। ठीक है, ये आप देख लेना चित्र को। उसके बाद जो है जो नेपोलियन की बात हम पढ़ रहे थे कि पूंजी और वस्तुओं को आसान बनाया, कि अगर आपका व्यापारी अब यहाँ से चलेगा तो फ्रांस के इस कोने तक उसे ना तो मुद्रा बदलने की ज़रूरत होगी, पहले तो हर राज्य का अपना पैसा होता था, अपनी मुद्रा होती थी, तो इस व्यापारी के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। हो सकता है कि एक देश की मुद्रा, एक भाग में मुद्रा का रेट 10 रुपये हो, अगले ही में 20 हो जाए, तो ठीक है ना, एक ही मुद्रा होगी तो रेट फिक्स होंगे और जो पूंजी है, व्यापार है, वो सही ढंग से चलेगा। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को कि फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थल जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के कई शहरों ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की जगह तरह स्वागत किया। मतलब फ्रांस के जो की सेना जो गई स्विट्जरलैंड वगैरह में, उन्होंने क्यों किया, उनका बताओ, उनका सम्मान क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक ऐसे देश से आए हैं जहां पर जनतंत्र आ चुका है, जहां राजा खत्म हो चुके हैं, जहां लैंडलॉर्ड खत्म हो चुके हैं, जहां आम लोगों को अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जहां आम लोगों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हो चुकी हैं, जहां व्यापारी जो हैं वो मनचाही ढंग से व्यापार कर सकते हैं, जहां देश एक हो गया है, भिन्न भिन्न जो राजतंत्र थे वो खत्म हो गए। तो उन्होंने स्वागत इसलिए किया कि हमारे देशों में भी ऐसा हो। लेकिन ये स्वागत धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि जो नई राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, लोगों को उन पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता कह तो दी, लेकिन जैसे ही प्रशासन में उन्हें लागू किया तो प्रशासन के जो कानून थे वो बहुत कठोर थे, जो राजनीतिक स्वतंत्रता को छीनते थे। इससे टैक्स बढ़ गए, वहाँ सेंसरशिप लगी। सेंसरशिप का मतलब होता है अखबार या मीडिया पर कुछ भी बोलने की पाबंदी लगा देना। और फ्रेंच सेना ने बाकी यूरोप को जीतने के लिए वहाँ जबरन लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, और अब जो उन्हें फायदा लग रहा था अब वो नुकसान में बदलता हुआ प्रतीत होने लगा।